नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल। अगर आप ओटी टेक्नीशियन एग्जाम की कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से आज हम लाए हैं ओटी टेक्नीशियन की जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, जो कि ओटी टेक्नीशियन की कंपटीशन एग्जाम में पूर्व में भी आए हैं और अभी जो एग्जाम होने वाली है उस एग्जाम के लिहाज से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। और ये वीडियो जो है ओटी टेक्नीशियनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, चाहे वो एम्स की एग्जाम हो या फिर पीजीआई चंडीगढ़ की हो या फिर बिहार की एग्जाम हो। जो भी ओटी टेक्नीशियन की गवर्नमेंट एग्जाम के का ख्वाब देख रहे हैं, उसके ख्वाब को पूरा करने के लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है। और इसको आप स्किप ना करें, पूरे एमसीक्यू क्वेश्चन है जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं। और खास करके जो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की जो ओटी टेक्नीशियन की जो वैकेंसी आई है, उसके लिए ये वीडियो बेहद खास है। इसमें हम लाए हैं एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि पूर्व के पेपर में आया है और अभी जो एग्जाम होने वाली है 2025 में भी, उसके लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आइए हम शुरुआत करते हैं ओटी टेक्नीशियन कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के लिए या फिर देश के किसी भी ओटी टेक्नीशियन की जो एग्जाम होती है उसके लिए बेहद खास होने वाला है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये जो एंट्रेंस एग्जाम होती है यही एक मुख्य धारा होती है, क्योंकि इंटरव्यू लगभग समाप्त हो चुके हैं तो एग्जाम के ऊपर ही हमारा सिलेक्शन लगा रहता है। जैसे ही हम एग्जाम में अच्छा कुछ करेंगे तो हमारी 100% जॉब सिक्योर हो जाती है। तो आप अच्छे से तैयारी करें। चलिए हम देखते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन है, शुरुआत करते हैं एमसीक्यूज ओटी टेक्निक पे। हम आज बात करेंगे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है कि लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी इज। तो इसमें क्या होगा सर? करेक्ट आंसर लीवर, ब्रेन, स्किन और लंग्स। 4 आंसर इसमें दिए हैं। तो जो लार्जेस्ट ऑर्गन, आप एक एक शब्द को देखें, एक एक शब्द को पढ़ें, इसके बाद करेक्ट आंसर दें। तो लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी इज स्किन। इसका करेक्ट आंसर है स्किन, जो कि 4 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, सी पर है स्किन। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड इज। ब्लड का जो पीएच मान कितना होता है नॉर्मल? तो इसमें हम देखें तो 6/8, 7.4, 8.2 और 70। तो इसका करेक्ट आंसर है 7.4 बी। इस तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं उसका हमें इस तरीके से जवाब देना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पेस मेकर ऑफ हार्ट इज। हार्ट का जो पेस मेकर होता है वो किसको कहते हैं? तो नंबर ए पर है एसए नोड, बी पर है एवी नोड, सी पर है पुरकिंजे फाइबर्स और बंडल ऑफ हिज। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर जो इसका है ए है एस ए नोड। इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 विच विटामिन इज इसेंशियल फॉर क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग के लिए कौन से विटामिन की आवश्यकता होती है? नंबर ए पर है विटामिन सी, बी पर है विटामिन के, सी पर है विटामिन ए और डी पर है विटामिन B12। इसका करेक्ट आंसर क्या है? विटामिन के। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखना ना भूले। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये जो एग्ज़ाम है ये हर किसी के काम में आने वाली है, जो भी ओटी टेक्नीशियन है। तो वीडियो को शेयर करने से भी न चूके, क्योंकि कौन जाने किसका सिलेक्शन हो जाए, किस तरीके से कराए। तो ये चीज़ हमारे मन में होना चाहिए कि किसी का भी सिलेक्शन हो जाए। ज़रूरतमंद व्यक्ति तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट ऑफ एडल्ट इज। जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होती है वो एक एडल्ट व्यक्ति की कितनी होती है? तो हम ए पर देखें तो 12 से 20 प्रति मिनट, बी पर देखें तो 20 से 30 प्रति मिनट, सी पर देखें तो 6 से 10 प्रति मिनट और डी पर देखें तो 30 से 40 प्रति मिनट। तो जो नॉर्मल हमारा रेस्पिरेटरी रेट जो होता है वो होता है 12 से 20 प्रति मिनट, यानी कि 12 से 20 बार 1 मिनट में एक एडल्ट व्यक्ति सांस लेता है। रेस्पिरेशन जो रेट होती है उसकी 1 मिनट में 12 से 20 के बीच आता है, तो वो नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट उसकी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। अब हम देखते हैं ओटी संबंधित जो हमारे हैं ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या रहने वाला है? तो विच एंटीसेप्टिक इज कॉमनली यूज्ड फॉर स्किन प्रिपरेशन बिफोर सर्जरी।
सर्जरी के पहले कौन से एंटीसेप्टिक का कॉमन यूज किया जाता है? तो ए पर है डेटॉल, बिटाडीन, सेवलॉन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, बिटाडीन। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े, इसके बाद ही आंसर देने की ओर जाएं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ ए नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर्स? नाइट्रस ऑक्साइड जो सिलेंडर होता है, नाइट्रस का सिलेंडर का क्या कलर होता है, उसका कलर कोड क्या होता है? तो ग्रे, ब्लू, ब्लैक विथ वाइट शोल्डर, ब्लैक विथ ग्रीन शोल्डर। तो जो नाइट्रस का सिलेंडर होता है वो पूरा का पूरा ब्लू होता है। तो नाइट्रस सिलेंडर जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, उसका जो कलर कोड होता है वो ब्लू होता है, यानी ये नाइट्रस का सिलेंडर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर होल्डिंग टिश्यूज। टिश्यूज को होल्ड करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं हम देखते हैं। इसमें जो 4 ऑप्शन देते हैं हम जानने की कोशिश करेंगे कौन कौन से इसमें ऑप्शन होते हैं। आर्टरी फोर्सेप, स्पंज होल्डिंग फोर्सेप, एलिस फोर्सेप या रिट्रैक्टर। देखिए क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर होता है एलिस फोर्सेप। टिश्यूज को होल्ड करने के लिए हम एलिस फोर्सेप का उपयोग करते हैं। आर्टरी फोर्सेप जो यहाँ पे दिखाया गया है, आर्टरी फोर्सेप को हम ब्लीडर को कैच करते हैं। स्पंज होल्डर से हम पेंटिंग ड्रेपिंग करते हैं। और जो हमारा रिट्रैक्टर होता है वो तो मसल रिट्रैक्टर या फिर रिट्रैक्टिंग का काम करता है, लेकिन होल्डिंग का जो काम करता है वो हमारा करता है एलिस फोर्सेप। और इसका पूरा नाम होता है एलिस टिश्यूज फोर्सेप, इसलिए इसके नाम में ही आ जाता है एलिस टिश्यूज फोर्सेप। तो होल्डिंग टिश्यूज को होल्ड करता है ये। अगला देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9। बेस्ट मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन फॉर लिनेन, ड्रेस एंड ड्रेप्स। स्टरलाइजेशन की जो बेस्ट मेथड्स होती है किसके लिए? लिनेन्स, ड्रेस और ड्रेप के लिए कौन सी होती है? तो ABCD आप देख रहे हैं, ऑटोक्लेव, हॉट एयर ओवन, बॉइलिंग या फिर रेडिएशन। तो इसमें से जो शक्तिशाली स्टरलाइजेशन जो होता है वो ऑटोक्लेव ही होता है। ऑटोक्लेव को ही एक शक्तिशाली स्टरलाइजेशन प्रोसेस माना जाता है, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट का हो या फिर लिनेन, ड्रेस या ड्रेप का हो। ऑटोक्लेव इसके लिए स्टरलाइजेशन में बेस्ट मेथड इसकी ऑटोक्लेव होती है। क्वेश्चन नंबर 10 पर हम देखें, व्हाट इज द आइडियल पोजीशन फॉर स्पाइनल अनस्थेसिया। स्पाइनल अनस्थेसिया देने के लिए एक आइडियल पोजीशन कौन सी होती है? तो सुपाइन पोजीशन, सिटिंग या फिर लेटरल, प्रोन या फिर ट्रेंडल एंड बर्ज। तो इसका करेक्ट आंसर बी है, सिटिंग या फिर लेटरल पोजीशन में ही स्पाइनल अनस्थेसिया दिया जाता है। और इसकी जो आइडियल पोजीशन भी यही होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिटिंग या फिर लेटरल, बी नंबर का इसका करेक्ट आंसर होता है। अगला हम देखते हैं अनस्थेसिया एंड क्रिटिकल केयर से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। ड्रग यूज्ड फॉर इंड्यूसिंग अनस्थेसिया। जब पेशेंट को इंड्यूस किया जाता है उस प्रोसेस में इंडक्शन के टाइम पे कौन कौन से ड्रग्स का इस्तेमाल होता है? तो ए पर है प्रोपोपॉल, बी पर है एट्रोपिन, सी पर है डाइजीपाम और डी पर है फ्रूसेमाइड। तो इसका करेक्ट आंसर होता है प्रोपोपॉल। प्रोपोपॉल को इंडक्शन एजेंट भी कहा जाता है। और इंडक्शन में जब किसी सर्जरी के दौरान जब पेशेंट को इंड्यूस किया जाता है, इंड्यूस करने का मतलब होता है उसको इंट्राट्रेकियल जो ट्यूब डाली जाती है उसको इंड्यूस कहते हैं। और इंड्यूसिंग अनस्थेसिया जब उसको दिया जाता है तो उस प्रोसेस को हम जो करते हैं उसमें प्रोपोपॉल इंजेक्शन का यूज होता है। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। विच गैस इज यूज्ड एज एनेस्थेटिक। जो एनेस्थेसिया में जो गैस यूज होती है वो कौन सी होती है? तो ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हीलियम। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एंडोट्रेकल ट्यूब कप इज इन्फ्लेटेड टू। जो एंडोट्रेकल ट्यूब का जो कप होता है उसको इन्फ्लेटेड टू तो किसके लिए करते हैं? प्रिवेंशन ऑफ एस्पायरेशन, इंक्रीज ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, रिड्यूस प्रेशर या फिर मेंटेन बीपी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है प्रिवेंट ऑफ एस्पायरेशन। उसके जो बल्ब को हम जो बेलून में जो हवा डालते हैं, अपनी ओटी की भाषा में बताता हूँ आपको एक नॉर्मल लैंग्वेज में, कि जब एंडोट्रेकल ट्यूब हमारे एनेस्थीसिया डॉक्टर डाल देते हैं जिसको इंट्यूबेशन हम कहते हैं, उसके जस्ट बाद में हम 5 ml की सिरिंज से हम जो एयर डालते हैं वो किस लिए डालते हैं? प्रिवेंट एस्पायरेशन, यानी कि जो ट्रेकिया होती है वो उसके ट्रेकिया के साइज में बेलून बराबर से आ जाए
तो इसका जो मेन काम होता है वो प्रिवेंट एस्पायरेशन होता है, कि ताकि कोई भी जो पेशेंट है यदि वो बीच में आउट भी आ जाए तो किसी चीज़ को एस्पायरेशन न कर पाए वो, इसलिए इसका करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होता है प्रिवेंट एस्पायरेशन। जो बैलून होता है, जो कप होता है, वो ये काम करता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, फुल फॉर्म ऑफ BIS मॉनिटर। BIS मॉनिटर का मतलब क्या होता है? क्या होता है BIS मॉनिटर? तो ब्रेन इंडेक्स स्कोर होता है, या फिर बिस्पेक्ट्रल इंडेक्स होता है, या फिर बेसिक रेस्पिरेटरी सपोर्ट होता है, या फिर ब्लड इन्फ्यूजन सिस्टम्स होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बी है। क्या लिखा है इसमें? बिस्पेक्ट्रल इंडेक्स जो होता है वो BIS मॉनिटर का जो करेक्ट आंसर है ये बी होता है। क्वेश्चन नंबर 15 हम देखें तो ड्रग यूज्ड इन लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया में कौन से ड्रग का उपयोग किया जाता है? तो मॉर्फिन, लिडोकेन, मिडाजोलम या फिर प्रोपोफॉल। तो लोकल एनेस्थीसिया में लिडोकेन इंजेक्शन यूज किया जाता है, जिसे हम जाइलोकेन, लिडोकेन के नाम से जानते हैं। तो ये लोकल एनेस्थीसिया में दिया जाता है। अगला हम देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी एंड स्टरलाइजेशन संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं उसको हम देखते हैं। विच मेथड्स किल्स ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड स्पोर्स। यानी वो कौन सी मेथड होती है जिसके द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उसके स्पोर्स को भी ख़त्म किया जाता है? तो वो प्रोसेस होती है स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन में हमारा चैनल पे वीडियो डला है स्टरलाइजेशन का। ये सारे जो मैं हमारे चैनल पे जो वीडियो डले हैं, आप यदि OT टेक्नीशियन की कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बेहद ज़रूरी है। थ्योरी के टॉपिक के अनुसार सारे वीडियो यूट्यूब पर बने हुए हैं, तो आप चैनल को ज़रूर विजिट करें। सारे जो टॉपिक है वो OT टेक्नीशियन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो एक बार पूरा उसको अच्छे से देखें, नोट्स बनाएं। चलो हम इसका देखते हैं। क्या ऑप्शन है इसमें? बॉइलिंग, डिसइंफेक्शन, स्टरलाइजेशन या फिर क्लीनिंग। तो इसका करेक्ट आंसर सी है स्टरलाइजेशन। यानी कि स्टरलाइजेशन ही ऐसी मेथड्स होती है जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उसके स्पोर्स को पूरी तरीके से समाप्त किया जाता है, वो प्रोसेस होती है स्टरलाइजेशन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, टेम्परेचर फॉर हॉट एयर ओवन स्टरलाइजेशन इज। हॉट एयर ओवन जो होता है उसका टेम्परेचर क्या होता है? तो नंबर ए पर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 10 मिनट तक रखते हैं, 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट, 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 घंटे और 180 सेंटीग्रेड पर 30 मिनट के लिए रखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 आवर्स के लिए। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ हॉट एयर ओवन कई बच्चों ने शायद नहीं देखा होगा, लेकिन हॉट एयर ओवन एक शक्तिशाली स्टरलाइजेशन की प्रोसेस होती है, जो कि अपने घरों में जो फ्रिज होता है उसके जैसा होता है। उसके अंदर हीटर होता है और उसी में सारे इंस्ट्रूमेंट को डाला जाता है। मैं कोशिश करूंगा स्क्रीन पर भी आपको दिखाने की। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है, हॉट एयर ओवन के अंदर जो टेम्परेचर होता है 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 घंटे की प्रोसेस के लिए रखा जाता है, तभी इसकी प्रोसेस कंप्लीट होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे है, हेपेटाइटिस बी स्प्रेड मेनली थ्रो। जो हेपेटाइटिस बी होता है वो कैसे स्प्रेड करता है, किस तरीके से फैलता है? तो नंबर ए पर हम देखें तो फूड, वाटर, बॉडी एंड बॉडी फ्लूइड्स और एयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बॉडी एंड बॉडी फ्लूइड्स जो होते हैं, ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड। तो ब्लड और बॉडी फ्लूइड के जरिए ही हेपेटाइटिस बी फैलता है। किसी को खाने से, पानी से या फिर छूने से हेपेटाइटिस बी नहीं फैलता है। तो इसका करेक्ट जो आंसर सी है, ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, यूनिवर्सल प्रिकॉशन फॉर OT स्टाफ इज। यूनिवर्सल प्रिकॉशन जो होता है, मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल प्रिकॉशन क्या होता है। जैसे हमारी OT में यदि कोई HIV पॉजिटिव पेशेंट आता है या फिर HBsAg पॉजिटिव पेशेंट आता है, तो उसमें हम किस तरीके का प्रिकॉशन यूज करते हैं, उसको यूनिवर्सल प्रिकॉशन कहते हैं। जैसे PPE किट है ना, और इसके बाद में वैक्सीनेशन, हैंड हाइजीन या फिर ऑल ऑफ अबो। तो इसमें आएगा ऑल ऑफ द अबो। PPE किट भी पहनते हैं हम, वैक्सीनेशन भी हमारा होना चाहिए पर्याप्त। तो इसके बाद में हैंड हाइजीन भी यूज करते हैं, और ये तीनों जो चीज़ें होती है यूनिवर्सल। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में हम देखेंगे।